A very warm welcome to all my viewers on my YouTube channel NCERT 7th. In this video, we will cover the history of class 8, chapter number 2, that is from trade to territory, the company establishes power. Students, we will cover this chapter in different parts and this video is the part number 1. तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट पैरा यहाँ पे देखिए दिया हुआ है स्टूडेंट्स कि औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर्स। ही एस्टेब्लिश्ड कंट्रोल ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द टेरिटरी दैट इज नाउ नोन एज इंडिया। आफ्टर हिज डेथ in 1707 many Mughals governors, that is subadars, and big zamindars began asserting their authority and establishing regional kingdoms. As powerful regional kingdoms emerged in various parts of India, Delhi could no longer function as an effective center. फर्स्ट पैरा का मतलब ये है कि जो मुग़ल रूलर थे औरंगज़ेब, उनकी यहाँ पे बात करी जा रही है कि जो मुग़ल रूलर औरंगज़ेब वो क्या थे, सबसे लास्ट सबसे पावरफुल मुग़ल रूलर थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेजेंट टाइम में अगर देखें कि भारत के बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण अपना कर लिया था। अगर यहाँ पे बात करें कि मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब थे उनकी डेथ 1707 में हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद के जितने भी मुग़ल सूबेदार या फिर बड़े बड़े ज़मींदार थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अपना ताकत दिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है भाई। बहुत बड़ा पावरफुल रूलर मर गया, अब क्या हुआ, उन जो छोटे छोटे जो सूबेदार थे या बड़े सूबेदार थे उन्होंने अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी। और उन्होंने अपने क्या किया, उन्होंने उनकी जो भी उनके रीजनल पार्ट्स थे, उनके रीजनल किंगडम्स थे, ठीक है, उस पर उन्होंने अपने क्या कर ली, रियासतें कायम कर ली, यानी कि अपना पावर उस पर बढ़ा दिया, अपना दबदबा बढ़ा दिया, ठीक है। और डिफरेंट जो भी पावरफुल जो भी किंगडम्स थे, ठीक है, वो सामने लगे आने। यानी कि इसमें से मान लो जो ये सूबेदार रहे होंगे या बड़े बड़े ज़मींदार रहे होंगे, ये जब अपना बहुत बड़ा टेरिटरी बना लिए तो ये सामने निकल के लगे आने, मुखर होने लगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो दिल्ली थी, ठीक है, जो कि सत्ता का केंद्र हुआ करती थी तब और आज भी फिलहाल है, वो बहुत अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी, ठीक है, एक इफेक्टिव सेंटर के रूप में नहीं रह सकी। ये फर्स्ट पैरा में बताया जा रहा है। आइए सेकंड पैरा की बात करें। लिखा है, बाय द सेकंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी हाउएवर अ न्यू पावर वाज इमर्जिंग ऑन द पॉलिटिकल होराइजन, द ब्रिटिश, ठीक है। यानी कि 18th सेंचुरी के बाद की अगर बात करें तो उसके बाद जो अगर हम बात करें इनकी पॉलिटिकल होराइजन पे, ठीक है, यानी कि राजनीतिक पटल पे अगर बात करें तो एक नई ताकत उभर कर सामने आने लगी, ठीक है। क्या लिखा है आगे, डिड यू नो दैट द ब्रिटिश ओरिजिनली केम एज अ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी एंड वर रिलुक्टेंट टू एक्वायर टेरिटरीज। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे, क्या आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो यहाँ पे एक छोटे से व्यापारी बनकर के आए थे। सिर्फ उनका ऐसा मकसद नहीं था कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो हमारे टेरिटरीज है उसको हथिया लें वो, या उसको एनेक्स कर लें, उसको कब्जा कर लें। तो अगला प्रश्न क्या उठता है, हाउ देन डिड दे कम टू बी द मास्टर्स ऑफ दिस वास्ट एम्पायर। इन दिस चैप्टर यू विल सी हाउ दिस केम आउट। इसका मतलब आप इस चैप्टर में जानोगे कि वो इतने बड़े साम्राज्य के, इतने बड़े भारत देश के कैसे वो एक स्वामी बन बैठे, इतने बड़े, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप जानोगे, ठीक है, कैसे क्या हुआ। हाँ, यहाँ पे एक फिगर है, आप देख सकते हो, हालांकि ये आपको बताया जाएगा, आप जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें बताएंगे कि बहादुर शाह जफर एंड हिज सन बीइंग अरेस्टेड बाय द कैप्टन हॉटसन, ठीक है। तो इसमें है कि बहादुर शाह जफर जो क्या क्या था ना, कि औरंगज़ेब के बाद कोई भी जो मुग़ल बादशाह था वो इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ, जैसा कि हमने अभी ऊपर बताया ही। लेकिन क्या हुआ, एक प्रतीक के रूप में, एक सिंबल के रूप में मुग़ल बादशाहों का महत्व बना हुआ था, ठीक है भाई, बादशाह थे भाई, ठीक है। और जब 1857 में, यानी कि 1857 में जब ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बहुत बड़ा विद्रोह शुरू हो गया तो क्या हुआ, तो जो भी रेबल्स थे, ठीक है, वही बात आ गई, रेबल्स जो थे उन्होंने क्या कर दिया, मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को अपना नेता मान लिया था, ठीक है। अब जब रेबल्स को जब कुचल दिया गया, यानी ब्रिटिशर्स ने जब अपने फुल पावर आर्मी के साथ इन रेबल्स को मार दिया, ठीक है, यानी क्रांति को दबाने की कोशिश की, और उन्होंने क्या किया, फिर जो इनके नेता थे मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र,
ठीक है, उनको कंपनी ने देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके सामने ही उनके बेटे को मार डाला। तो इस फिगर में यही बताया जा रहा है, यहाँ पे बहादुर शाह जफर को अरेस्ट किया जा रहा है, उनके बेटों को बंदी बना लिया गया है। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगला सेक्शन दिया है ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कैसे इंडिया आ रही है फिलहाल। ठीक है, मैं आपको एक ड्राइंग के माध्यम से बता दूं। आप देखो यहाँ पे जो ये है ब्रिटिश, ये रहा, ठीक है, ब्रिटेन, वो पहले ये रास्ता नहीं जानते थे। ठीक, तो उनको कौन सा रास्ता आसान लगा आप देख लो, वो यहाँ से वो आना शुरू किए। ये देखो, ये आए, और इसके पहले भी आ चुके थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ सबसे पहले नहीं आए थे। हमारे यहाँ सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, यानी कि पुर्तगाली आए थे। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली आए हमारे यहाँ से। ठीक है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे घूम करके, मतलब ब्रिटिश आइलैंड यहाँ पे है, और यहाँ से घूमते हुए आए, सेंट हेलेना से होते हुए, केप ऑफ गुड होप होते हुए, ठीक है, ये होते हुए वो यहाँ पर आए। ठीक है, तो ये सेक्शन आप समझेंगे, जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा पूरी अच्छे तरीके से इसमें। ठीक है, आइए देखिए, फर्स्ट पैरा लिखा हुआ है, इन 1600 द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड। चार्टर क्या होता है? चार्टर समझ सकते हैं कि एक कह सकते हैं परमिशन। ठीक है, परमिशन लेकर के वो आए। ठीक है, यानी कि इजाज़तनामा कह सकते हैं आप। ठीक है, कि वो कब आए कि 1600 में, सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि क्या करी, उसने इंग्लैंड की महारानी जो थी एलिजाबेथ फर्स्ट से चार्टर लिया, और क्या किया, एंड ग्रांटिंग इट टू सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, और ईस्ट साइड से अपने यहाँ व्यापार करने की अनुमति मांग ली। जैसा कि आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ का ईस्ट किधर पड़ेगा, ये सेक्शन जो है ना, ये देखो ये है, और इसका ईस्ट किधर है, इधर ही है। तो यानी ईस्ट साइड में, ठीक है, ट्रेडिंग करने का उन्होंने परमिशन मांगा, परमिशन मिल गया भाई। अब क्या करेंगे, दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और यानी कि जो उनको ईस्ट साइड से इनको जो व्यापार करने का क्या मिला, एक एकाधिकार मिल गया इनको, कि मतलब यही सिर्फ व्यापार कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब इंग्लैंड की कोई और जो ट्रेडिंग कंपनी है वो इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से compete नहीं कर सकती। ठीक है, ये बात बताई जा रही थी इसमें। अच्छा, विद दिस चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस looking for new lands for which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at higher prices। ठीक, इसका मतलब ये था कि इस चार्टर के सहारे जो कंपनी थी वो समुद्र पार जाकर नए इलाकों में अपने क्या कर सकती थी, बिजनेस को बढ़ा सकती थी, और वहाँ से एकदम लो प्राइस पे, चीप प्राइस पे चीज़ों को खरीद कर यूरोप में ला करके अपने यहाँ, हाँ, अपने यहाँ यूरोप में ला करके वो हायर प्राइस में उसको सेल कर सकती थी। ठीक है, आगे देखिए, द कंपनी डिड नॉट हैव टू फियर कंपटीशन फ्रॉम अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, यानी कि कंपनी को और किसी दूसरी कंपनियों से डर किसी बात का था नहीं। अच्छा, क्यों डर नहीं था? क्योंकि उनको भाई तो ऑर्डर मिला था। ऑर्डर क्या मतलब, उनको वो अपना चार्टर ले लिए थे, एक अधिकार ले लिए थे, भाई हमारा ही सब जो है सब है। ठीक है, कि कंपनियों को किसी से किसी प्रकार का प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं था। ठीक है, आगे लिखा है, मर्केंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन सो दैट दे कुड बाई चीप एंड सेल डियर। इसका मतलब ये था कि उस टाइम जो भी मर्केंटाइल मीन्स समझिए एक तरीके से कह सकते हैं वाणिज्यिक कंपनियां, जो भी वाणिज्यिक कंपनियां थी वो मोटे तौर पे क्या थी, प्रतिस्पर्धा से बचकर ही मुनाफा कमा सकती थी। यानी कि वो अगर वो कंपटीशन नहीं करेंगी तभी वो प्रॉफिट कमा पाती थी, ऐसा सिस्टम था। भाई क्या है, अगर 2-3 दुकानें आपस में अगर खोल दिया जाएगा अगल बगल, तो आप देख सकते हो क्या होगा, उसमें कुछ की बिक्री होगी, कुछ की बिक्री नहीं होगी, तो वहाँ पे एक परफेक्ट कंपटीशन पैदा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कुछ लोग क्या करेंगे, अपना सामान बेचने के लिए थोड़ा सा सस्ता कर देंगे, तो दूसरा देखेगा भाई उसका खूब बिक्री हो रहा है, तो हमें भी कुछ करना चाहिए ऐसा। तो ये चीज़ें हुआ करती थी पहले भी। तो कंपनियां ये बात करी जा रही कि कंपनी प्रॉफिट तभी कमा सकती थी कि अगर
उसके सामने कोई दूसरी कंपनी ना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द रॉयल चार्टर हाउ एवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम एंटरिंग द यूरो ईस्टर्न मार्केट्स। यार इसका मतलब ये था, जो शाही दस्तावेज था आपका, ठीक है, जो रॉयल चार्टर शाही दस्तावेज जिसको बोलेंगे, वो दूसरे यूरोपियन ताकतों को ईस्ट साइड में, ठीक है, ईस्ट साइड के बाजार में आने से रोक नहीं सकता था। ठीक, ये बात हो गई। अच्छा, आगे क्या कह रहा है इसमें। बाय द टाइम द फर्स्ट इंग्लिश शिप सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका around the Cape of Good Hope and crossed the Indian Ocean, the Portuguese had already established their presence in the western coast of India and had their base in गोवा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ कैसे आए, या उसके पहले की बात करें, अगर यूरोपियंस की बात करें, इधर देखिए इधर से कैसे आ रहे, ब्रिटिश आइलैंड होते हुए, सेंट हेलेना अफ्रीका, अफ्रीका द्वीप होते हुए, केप ऑफ गुड होते होते हुए नीचे नीचे से धीरे धीरे इंडियन ओशन होते हुए इंडिया पहुंच गए ये। ठीक है, आइए इधर बात करते हैं। In fact, it was Vasco da Gama, a Portuguese explorer, who had discovered this sea route in India in 1498। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे, कभी कभी होता क्या है ना, कुछ लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की, भारत, तो उसका आंसर क्या मिलता है, कुछ लोग देते हैं ऐसा, ठीक है, कुछ लोग क्या आंसर देते हैं, भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी में की थी। जबकि ऐसा नहीं है, लोग प्रश्न गलत करते हैं, क्वेश्चन लोग गलत पूछते हैं। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने सबसे पहले की, यूरोप से। तो उसका आंसर सीधे सीधे निकल कर के आ सकता है कि हाँ, एक पुर्तगाली था, वो उसका नाम वास्को डगामा था। ठीक है, वो है 1498 में गोवा में था। ठीक है, आइए देखिए। By the early 17th century, the Dutch too were exploring the possibilities of trade in the Indian Ocean. Soon the French traders arrived on the scenes. ठीक, इसका मतलब कि जो 17th सेंचुरी की शुरुआत जो थी, ठीक है, 17th सेंचुरी की शुरुआत तक जो डच थे वो भी इंडियन ओशियन में व्यापार की संभावनाएं देख रहे थे, और कुछ समय बाद क्या पहुँचे, फ्रेंच भी वहाँ पहुँच गए, फ्रेंच ट्रेडर्स भी वहाँ पहुँच गए। ठीक है, फ्रेंच मतलब फ्रांस के जो थे। अच्छा, अगला देखिए, यहाँ पे पैरा दिया हुआ है कि द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनीज वर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग्स। देख लीजिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि चाहे हम पोर्टुगीज़ की बात करें, डच की बात करें, फ्रांसीसी की बात करें, या फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिशर्स की बात कर लें, तो इन सब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ये सब एक ही सामान खरीदना चाहते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। द फाइन क्वालिटीज़ ऑफ कॉटन एंड सिल्क प्रोड्यूस्ड इन इंडिया हैड अ बिग मार्केट इन यूरोप। यानी कि जो सबसे फाइन क्वालिटी के जो कॉटन हुआ करते थे, वो सिल्क जो इंडिया में पैदा होता था, वो उसका बहुत बड़ा बाजार यूरोप हुआ करता था। यानी यहाँ से लोग बेचा करते थे यूरोप में ले जाकर के। अच्छा, और क्या था, पीपर, क्लोव्स, कैर्डामम एंड सिनामॉन टू वर इन द ग्रेट डिमांड्स। यानी कि इनके अलावा बात करें तो काली मिर्च हो गया, लौंग, इलायची और जो भी दालचीनी की भी बहुत ही ज़बरदस्त मांग रहती थी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। कंपटीशन अमंगस्ट द यूरोपियन कंपनीज inevitably pushed up the prices at which these goods could be purchased and this reduced the profit that could be earned। इसका मतलब ये था कि जो भी यूरोपीय कंपनियां थी, ठीक है, यूरोपीय कंपनियों के बीच इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया था, जिसकी वजह से क्या हो गया, इंडियन मार्केट में जो भी चीज़ें थीं, चाहे हम कॉटन की बात करें, सिल्क की बात करें, या जो मसाले की बात करें, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की जो बात कर रहे थे, इन सब की जो प्राइस थी वो बढ़ने लगी, और उससे मिलने वाला जो मुनाफा था वो लगा गिरने, यानी जो प्रॉफिट था वो लगा गिरने, क्योंकि इंडियन मार्केट में इन सब चीज़ों के क्या हो गए, प्राइस बढ़ गए। एंड द ओनली वे द ट्रेडिंग कंपनीज कुड फ्लोरिश वॉज बाई एलिमिनेटिंग राइवल कंपटीटर्स। और सिंपल सा फंडा था, ठीक है, कि अगर इन व्यापारिक कंपनियों के फलने फूलने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि ये तभी आगे बढ़ेंगी जब क्या होगा, जो
अगर दूसरी जो राइवल कंपटीटर्स इनकी कंपनियां हैं या फिर चाहे कोई भी देश हैं, उनको भगा दिया जाए या उनको एलिमिनेट कर दें। द अर्ज टू सिक्योर मार्केट्स therefore lead to the fierce battle between the trading companies through the 17th and 18th centuries. They regularly sank each other's ships, ठीक है, blockaded routes and prevented rival ships from moving with supply of goods। यानी कि इतनी लाइन का मतलब ये है सीधा सा कि इस कड़ी में जो सिक्योर मार्केट थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो अपने दूसरे देश के मार्केट को या फिर दूसरे कंपनी को अपने बाज़ार तक पहुंचने ही नहीं देते थे उसके। क्यों? क्योंकि क्या करते थे, उनके कभी शिप को वो रास्ते में डुबो देते थे, पानी के जहाज़ को, या रास्ता बंद कर देते थे, ठीक है, ताकि वो अपने देश में जाकर के या इनके साथ कोई कंपटीशन ही ना कर पाएँ, कोई भी चीज़ का सप्लाई ना कर पाएँ, ठीक है, ये बात करी जा रही थी। ट्रेड वॉज कैरिड ऑन विद आर्म्स एंड ट्रेडिंग पोस्ट्स वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। यानी कि अब जो ट्रेड था, ठीक है, वो कैसे आता था, यानी कि क्या करते थे लोग, अब जो जहाज़ से आते थे तो अपने साथ बहुत सारे युद्ध के सामान लेकर के आते थे, ठीक है, एंड वर प्रोटेक्टेड थ्रू द फोर्टिफिकेशन। और जो भी मान लीजिए जो भी भारत में जो भी इन लोग की जो भी कंपनियां थीं या जो भी दुकानें थीं, उसको उनके सामानों की रक्षा करने की लोग फोर्टिफिकेशन लगे करने। फोर्टिफिकेशन का मतलब है लोग लगे किलेबंदी करने, किला वगैरह लगे बनाने। अच्छा, फिर क्या होता है, दिस एफर्ट टू फोर्टिफाई settlements and carry on profitable trade also led to the intense conflict with local rulers। यानी कि इस फोर्टिफिकेशन करने की वजह से जो हमारे यहाँ के जो लोकल रूलर्स हुआ करते थे, ठीक है, उनसे और इन कंपनी के बीच में लगा झगड़ा होने। अब क्या हो रहा है, द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेट अस सी हाउ इट्स हैपेंड। ठीक है, यहाँ पे बात करी जा रही कि द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट, यानी कि तब कंपनी को ये लगा कि भाई बिना यहाँ पे पॉलिटिक्स किए अब अपनी दाल गलने वाली नहीं है, ठीक है, तब उन्होंने यहाँ पे कुछ नया करने की सोची। आइए फिर नेक्स्ट अब सेक्शन देखते हैं अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी हो बंगाल में ट्रेडिंग अपना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। देखिए, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। ये आप सभी लोग को याद रखना पड़ेगा। द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651। दिस वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज traders known at the time as factors operated। ठीक है, यानी कि सबसे पहली जो फैक्ट्री लगती है इंग्लिश वालों की, यानी कि ब्रिटिशर्स की सबसे पहली फैक्ट्री 1651 ईस्वी में, ठीक है, हुगली नदी के किनारे लगाई जाती है। अच्छा, ये कंपनी जो थी, ठीक है, दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनीज ट्रेडर्स, ठीक है, यानी कि कंपनी के जो भी व्यापारी थे वो अपना काम यहीं से चलाया करते थे। और देखिए, और जो इनको क्या कहते थे, इनको फैक्टर्स कहते थे एक तरीके से। द फैक्ट्री हैड अ वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल्स सैट। इसका मतलब यह है कि फैक्ट्री में एक क्या था, एक वेयर हाउस था जहाँ पर जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते थे उस टाइम, जो क्या था, एक फैक्ट्री में वेयर हाउस था, और जो चीज़ें एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है, वो सारे चीज़ें यहीं पर स्टोर की जाती थी। और तो और, एंड इट हैड ऑफिसेज वेयर कंपनी ऑफिशियल सैट्स, और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिस भी थे जहाँ पे कंपनी के जो ऑफिसर्स थे वो यहाँ पर बैठते थे या रहते थे, ठीक है। आगे देखिए, as trade expanded the company persuaded merchants and traders to come and settle near the factory। यानी कि जैसे जैसे जो इनका ट्रेड था एक्सपेंड होता चला गया, यानी इनका जो व्यापार था, वो ट्रेड मतलब व्यापार होता है, बिजनेस होता है, जैसे जैसे इनका ट्रेड जो था वो एक्सपेंड होता गया, तो जो कंपनी थी वो मर्चेंट्स और ट्रेडर्स को इंसिस्ट करने लगी कि आ करके यहीं रहे। कहाँ रहे, सेटल नियर द फैक्ट्री, यानी फैक्ट्री के पास आस पास ही वो सेटल हो जाए।
By 1696, it begins building a fort around the settlements. 2 years later, it bribed Mughal officials into giving the company zamindari राइट्स ओवर 3 विलेजेस। यानी कि 1696 के आसपास इन्होंने अपना बिल्डिंग बना लिया बहुत बड़ा, ठीक है। बिगन बिल्डिंग अ फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट्स, यानी कि वहाँ पे आसपास इन्होंने अपना फोर्ट बना लिया, ठीक है। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग वगैरह फोर्ट बना लिया, फोर्ट मतलब किला होता है, ठीक है। और 2 ईयर लेटर्स, और 2 साल बाद इन्होंने मुगल जो भी ऑफिसर्स थे, ठीक है, मुगल ऑफिसर्स जो थे उनको इन्होंने ब्राइब दे दिया, यानी कि रिश्वत दे के, ठीक है, बाई गिविंग मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदारी राइट्स ओवर 3 विलेजेस। 3 गांव की जमींदारी, ठीक है, उनको दे दी। वन ऑफ दीज वाज कालीकट, ठीक है। उसमें से तीनों तीनों के नाम हैं यहाँ पे। एक था कालीकट, जो कि कहाँ था, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कलकत्ता और कोलकाता एज इट इज़ नोन टूडे। इट इज़ ऑल्सो परसुएटेड द मुगल एम्परर औरंगजेब to issue a फरमान granting the company the rights to trade duty free। और तो और मुगल बादशाह जो औरंगजेब हुआ करते थे उस टाइम, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया। फरमान मतलब क्या होता है, और रॉयल एडिक्ट ऑफ रॉयल ऑर्डर, यानी राजा का आदेश। भाई उस टाइम राजा तो वही थे ना, तो उन्होंने एक आदेश दिया क्या, कि जो कंपनी है, कौन सी कंपनी, जो ब्रिटिशर्स की जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या कर सकती है, राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, यानी कि वो यहाँ पे आराम से व्यापार करे विदाउट गिविंग एनी ड्यूटी, यानी कि विदाउट गिविंग एनी टैक्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द कंपनी ट्राइड कॉन्टिन्यूसली टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। इसका मतलब ये है कि जो कंपनी थी वो क्या करती थी, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए हर संभव वो प्रयास किया करती थी। जैसे कि आगे देखिए, औरंगजेब्स फरमान, जैसे को एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि औरंगजेब्स फरमान फॉर इंस्टेंस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, ठीक है। उदाहरण के लिए आप औरंगजेब के फरमान को ये ले सकते हैं कि केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार, यानी कि ड्यूटी फ्री उनको ट्रेड करने का मौका मिला था। अच्छा, लेकिन अभी देखिए ये, but officials of the company who were carrying on a private trade on the side were expected to pay duty। लेकिन जो कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनको प्राइवेट, वो भी अपना प्राइवेट तौर पे कोई ना कोई ट्रेडिंग चलाते थे, ठीक है, तो उनको छूट नहीं दी गई थी, ठीक है, कि उनको भाई टैक्स पे करना था। तो दिस दे रिफ्यूज टू पे, कॉजिंग एन एनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं भी टैक्स नहीं दूंगा, मैं भी ड्यूटी नहीं दूंगा। तो इससे क्या हो गया, इससे जो बंगाल में, ठीक है, इससे बंगाल में जो रेवेन्यू था वो बहुत कम हो गया, यानी कि जो राजस्व वसूली कहेंगे इसको, ठीक है, रेवेन्यू ऑफ फॉर बंगाल, यानी कि जो बंगाल की जो रेवेन्यू थी, राजस्व वसूली, वो क्या हो गई, बहुत कम हो गई। अब देखिए क्या लिखा है, हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खां नॉट प्रोटेस्ट। तो जो ऐसे में भला बंगाल के जो नवाब थे, नवाब साहब, क्या नाम था उनका, मुर्शिद कुली खां, वो विरोध क्यों ना करें भाई। भाई बताइए, उन भाई एक तरीके से मुख्यमंत्री वहाँ के थे, वो वहाँ पे राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो, ये फिगर में ये बताया जा रहा है कि जो मद्रास के जहाज़ थे, ठीक है, वहाँ से सामान ला रही हैं जो नाव है, ठीक है, ये विलियम सिम्पसन बनाए हुए हैं, 1867 में बनाए थे इस पेंटिंग को। मद्रास, जिसका अभी प्रेजेंट टाइम का नाम चेन्नई है, ठीक है। हाउ ट्रेड लेड टू द बैटल्स, ठीक है, यानी कि ये व्यापार से लड़ाई कैसे होना स्टार्ट हो गया भाई। ट्रेडिंग लोग करने आए थे ना, कैसे लोग लगे मारपीट करने भाई। तो इसको देखिए आप, ठीक है। थ्रू द अर्ली 18th century द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड, यानी कि 18th century के स्टार्टिंग में अगर बात करें तो कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उन दोनों में टकराव काफ़ी बढ़ गया, ठीक है भाई। ये इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं ड्यूटी पे नहीं करूँगा आपको, मैं टैक्स नहीं दूंगा। और उन्होंने मुर्शिद कुली खां जो बंगाल के नवाब थे वो गुस्सा हो गए, तो कंपनी में और बंगाल के नवाब यानी कि मुर्शिद कुली खां में लड़ाई तन गई। अच्छा, अब क्या हो रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब,
द बंगाल नवाब्स asserted their power and autonomy as their regional powers were doing at that time। इसका मतलब क्या था? औरंगजेब के डेथ के बाद जो बंगाल के नवाब थे वो अपनी पावर लगे दिखाने, अपनी ताकत लगे दिखाने। अब ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि छोटे छोटे जो सूबादार के थे या फिर बड़े सूबादार के या जमींदार थे वो लगे अपनी ताकत दिखाने। उसी तरीके से बंगाल के जो नवाब थे औरंगजेब के मरने के बाद वो लगे अपनी ताकत दिखाने। और उस समय क्या था, जो दूसरी रीजनल ताकत थी, ठीक है, दूसरी रीजनल पावर्स जो थी वो भी ऐसी ही थी। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मुर्शिद कुली खां वॉज फॉलोड बाई अलवर्दी खां, ठीक, एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल। यानी कि मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला जो है वो बंगाल के नवाब बने। ज़रा इस क्रोनोलॉजी को समझिएगा, मुर्शिद कुली खां बने, उसके बाद अलीवर्दी खां बने, उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बन गए। ये सभी के सभी शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, ये जो नवाब हैं, ठीक है, क्या है, each one of them was the strong ruler। they refused to grant the company concessions, demand large tributes for the company's right to trade, denied it any right to mint coins and stopped it from the extended his fortification। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, जो बंगाल के नवाब थे वो कंपनी को रियासतें देने से मना कर दिया। ठीक है, कंपनी को जो कंसेशंस मिलते थे उसको इन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और जो भी इनको मोनोपोली मिली थी कि नहीं भी क्या करते थे कि व्यापार के बदले ये उनसे नजराने मांगते थे कि भाई हमको गिफ्ट दीजिए, ये सब भी बंद करवा दिया बंगाल के नवाब ने। सिक्के ढालने यानी कि मिंट द कॉइन यानी का मतलब सिक्के ढालने का अधिकार भी नहीं दिया, ये भी बंद कर दिया। ठीक है, और उनका जो फोर्टिफिकेशन करते थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी फोर्टिफिकेशन करते थे, यानी कि अपने लिए वो किले बनवाते थे ताकि वहाँ से वो क्या करें, अपने सामानों की रक्षा करें, और वहाँ पे सोल्जर तैनात किया करते थे, अपना मतलब अपना युद्ध का सामान रखते थे, इन सब को इसी फोर्ट में रखते थे। तो बंगाल के नवाब ने फोर्टिफिकेशन को बढ़ाने से भी रोक दिया। ठीक है, अच्छा, अभी देखिए क्या हो रहा है फिर आगे। Accusing the company of deceit, they claimed that the company was depriving the Bengal government of huge amounts of revenue and undermining the authority of the नवाब। ठीक है, और क्या कर दिया, और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगा दिया, और क्या दलील दिया दलील क्या देते हैं कि उसकी वजह से बंगाल सरकार का राजस्व वसूली कम होते जा रहा है और नवाबों की ताकत कम पड़ रही है। यानी कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ये दलील दी कि भाई कंपनी की वजह से हमारे यहाँ राजस्व की वसूली नहीं हो रही है, यानी कि टैक्स हमारे यहाँ कलेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम हमारे यहाँ बिजनेस कर रहे हैं और हमें ही टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से हम इनकी सभी चीज़ों को रोक रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और देखिए और क्या हुआ। एंड इट वॉज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स एंड ट्राइंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल्स। ठीक है, और उसके अफसरों को क्या डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिखे, हाँ, और नवाब जो थे और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया ब्रिटिशर्स ने। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द कंपनी ऑन इट्स part declared that the unjust demand of the local officials were ruining the trade of the company and trade could flourish only if the duties were removed। यानी कि कंपनी का क्या कहना था, कंपनी का ये कहना था कि जो भी हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं उनकी बेतुकी मांग से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। ठीक है, कंपनी क्या कह रही है, अब बंगाल के नवाब ने वो दलील दिया और कंपनी दलील ये दे रही है कि जो उनके स्थानीय अधिकारी की जो बेतुकी मांगे हैं, इन नवाब के अधिकारियों की बेतुकी मांगे कुछ थीं, उसकी वजह से हमारा व्यापार तबाह हो रहा है भाई। ठीक है, और ये व्यापार तभी फल फूल सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है जब सरकार जो है शुल्क को हटा ले, यानी कि नवाब साहब शुल्क को हटा लें, तभी हमारा जो व्यापार है वो आगे बढ़ेगा। यानी बंगाल के नवाब ने अलग दलील दी और ये क्या, ये अपना अलग दलील दे रहे हैं। बंगाल के नवाब ने ये दलील दी कि भाई आप राजस्व नहीं दे रहे हैं जिसकी वजह से हमें घाटा हो रहा है। अच्छा, और ये ब्रिटिशर्स ने क्या दलील दिया, ब्रिटिशर्स ने ये दलील दिया कि
जो नवाब साहब के जो ऑफिसर्स हैं उनकी बेतुकी मांगे इतनी ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारा जो बिज़नेस है वो चौपट हो रहा है। और हमारा बिज़नेस तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे जो नवाब साहब हैं इस शुल्क को हटा लेंगे, यानी कि ड्यूटी को हटा देंगे यहाँ से। अच्छा, एंड इट वाज आल्सो कन्वीनियंस दैट टू एक्सपेंड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बाई अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट। और कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, यानी उसको फोर्टिफिकेशन करना होगा, ठीक है, और विलेज को भी खरीदने होंगे और उसको अपनी आबादी को बढ़ानी चाहिए। अच्छा, और क्या हो गया भाई, आगे नेक्स्ट देखते हैं, एक लाइन बचा हुआ है कि द कॉन्फ्लिक्ट्स लीड टू द कन्फ्रंटेशंस एंड फाइनली कल्मिनेटेड द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। यानी कि ये जो टकराव थे वो दिन प्रतिदिन गंभीर होते गए, ठीक है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई और इन्हीं टकराव की वजह से, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी सामने आए, यानी कि प्लासी का प्रसिद्ध युद्ध सामने हमारे देखने को मिलता है। अच्छा, प्लासी कहाँ है? प्लासी है वो बंगाल में है, ठीक है, प्लासी कहाँ है? बंगाल में है। और इसकी लड़ाई होती है 1757 में होती है प्लासी की लड़ाई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये बैटल ऑफ प्लासी का सेक्शन जो है उसको हम अपने वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है, फिलहाल इसको रहने दीजिए आज, ठीक है। और अब बैटल ऑफ प्लासी और आगे के भी कुछ सेक्शंस हैं उसको हम अपने वीडियो के पार्ट नंबर 2 में कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जितना मैंने इसको पढ़ाया है इसको आप रिवीजन कर लें अच्छे से, चीज़ों को समझें। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। आप सभी लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका, और चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स कंटिन्यूअसली मिलते रहें। टिल देन, थैंक यू।